जापान का वीज़ा आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अगर आप पंजाब में हैं, इस्लामाबाद वाली साइड पे, तब क्या पॉलिसीज़ हैं, और अगर आप सिंध वाली साइड पे हैं, कराची वाली साइड पे, तब क्या पॉलिसीज़ हैं। चूँकि मैंने इन दोनों को जो है वो अलग-अलग इसलिए बोला है क्योंकि पंजाब वाली साइड की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी-सी फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कराची के एप्लीकेंट हैं। इन दोनों की जो है वो वीज़ा रेशियो भी डेफ़िनेटली फ़र्क है और डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी बहुत जो है ना वो फ़र्क है। वो इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची वालों के लिए। कराची वालों के लिए किस तरह से डिफरेंट है। पहली बात तो ये है कि अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। पहले अपॉइंटमेंट बुक होती है और फिर आप जाकर अपना केस सबमिट करवाते हैं। इस्लामाबाद में ऐसा नहीं होता, विदाउट अपॉइंटमेंट ही आप एम्बेसी में वॉक इन सबमिशन के लिए जाते हैं और अपना केस सबमिट करवा लेते हैं। सेकेंडली जो कराची में एक और चीज़ आपको चेंजिंग है वो ये है कि जब आप फाइल अपनी सबमिट करवाने जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नील की टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं। अगर आपकी नील की टैक्स रिटर्न है, हॉलीडे टैक्स रिटर्न है, तो उससे आपका केस जो है वो सबमिट नहीं होगा, बल्कि आपने गुज़िश्ता 2 साल में एटलीस्ट 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 8 हज़ार, 7 हज़ार टैक्स देना चाहिए आपको। अदरवाइज़ वो आपका केस नहीं लेंगे, आपका केस वापस कर देंगे। सो ये दो अहम चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी इस्लामाबाद से हैं अगर, तो आप अगर आपके पास नील की टैक्स रिटर्न है तब भी केस सबमिट हो सकता है, और विदाउट अपॉइंटमेंट भी फाइल सबमिशन हो सकती है वर्क इन सबमिशन की बेसिस पे। अगर रिक्वायरमेंट की ओवरऑल बात की जाए तो वो सेम ही है जो 2022 में थी, यानी कि आप बैंक स्टेटमेंट लगा लें। और सॉरी, एक और बात मैं बताना भूल गया कि अगर आप इस कराची में हैं तो बैंक स्टेटमेंट 6 माह की लगेगी, और अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो बैंक स्टेटमेंट 3 माह की लगेगी। ये तीन जो है वो चेंजेस हैं दोनों का एक दूसरे में। बाकी ओवरऑल डॉक्यूमेंट तकरीबन सेम ही है, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, ID कार्ड की कॉपीज, तस्वीर, FRC। इसके अलावा NTN, टैक्स रिटर्न, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो चैम्बर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। घर के डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, रेजिडेंशियल या कमर्शियल हो, एग्रीकल्चरल हो, आप उसके डॉक्यूमेंट एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर अपने टाइज शो करने के लिए कर सकते हैं जो। इसके अलावा अगर गाड़ी है आपके नाम पे तो आप उसके भी डॉक्यूमेंट एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर अपने टाइज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शो करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी एम्बेसी, अच्छा जो कंट्री की एम्बेसी है वो आपको वीज़ा उसी बेसिस पे देती है जब आपकी फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग हो, बिजनेस टाइज स्ट्रॉन्ग हो, या आपने कहीं ना कहीं पे ट्रैवल किया हो। ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कोई एम्बेसी आपको वीज़ा देती है या नहीं। सो ये जापान डेफिनेटली अच्छी कंट्रियों में शुमार होता है। इसके वीज़ा की बहुत अच्छी वैल्यू है अगर आपके पाकिस्तान पासपोर्ट पर वीज़ा लग जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप कराची में हैं या इस्लामाबाद में हैं, जापान की एम्बेसी फ़ीस जो है वो बिल्कुल नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। और अगर आप दूसरी एम्बेसीज की बात की जाए, अगर आप तुर्की देख लें, उसकी तकरीबन 50,000 रुपया फ़ीस है फ़िलहाल, लेकिन जापान की अभी तक कोई एम्बेसी की फ़ीस नहीं है। सो वो हर साल ही कोई भी नहीं होती, अभी तक भी नहीं है, 2023 में भी यही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आप कराची में हैं, इस्लामाबाद में हैं, या आप इस्लामाबाद से कहीं बाहर हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान है, फॉर एग्जांपल दुबई में है, सऊदी अरब में है, और अगर आपका लीगल स्टेटस है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ से भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप अपनी फ़ाइल लेके वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, इस दिए गए नंबर पर ऑफिस टाइम पे कॉन्टैक्ट करें। हमेशा की तरह आपको वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।